मैं विजय, पेशे से एक बिजली वाला हूँ। उस रात मैं और मेरी पत्नी सोए ही थे कि तभी एक जोर की आवाज हुई और बिजली चली गई। तो मैंने सोचा जाकर देख आता हूँ कि आखिर दिक्कत क्या हुई है। तभी मेरी पत्नी कविता बोली, अभी जाना जरूरी है क्या? हाँ, बिजली गई है तो मुझे ही देखना होगा ना। हाँ, पर अभी जाने की क्या जरूरत है? सुबह भी तो जा सकते हो ना। क्यों, अभी जाने में क्या दिक्कत है? ट्रांसफॉर्मर बूढ़े पेड़ के पास है, पता है ना? हाँ तो आपने बूढ़े पेड़ के बारे में नहीं सुना क्या? रात को कोई नहीं जाता है वहाँ। वो इलाका ठीक नहीं है। अरे थोड़ा सा काम है बस। बात थोड़े से काम की नहीं है, रात के वक्त वो जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। भूल गए 1 साल पहले उन 2 लोगों का क्या हुआ था? किस हालत में मिले थे दोनों। बेचारों को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनका खून निकाल लिया हो। मेरी बात मानो, सुबह चले जाना, अभी मत जाओ। पर अभी 10 ही बजे हैं, 1 घंटे के अंदर तो मैं वापस भी आ जाऊंगा। आप मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? गांव के लोग पागल थोड़े ही हैं जो उस जगह से डरते हैं। कभी देखा है किसी को वहाँ जाते हुए? शाम होने के बाद तो उस रास्ते से कोई गुजरता भी नहीं, और तुम्हें ट्रांसफॉर्मर ठीक करने जाना है। देखो, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ मैं जाकर एक बार देख आता हूँ। अगर लंबा काम हुआ तो मैं खुद लौट कर आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है। अगर आप 1 घंटे में नहीं लौटे ना तो मैं वहाँ आ जाऊंगी, याद रखना। आ जाऊंगा। अब चलता हूँ। तो मैं बूढ़े पेड़ वाले ट्रांसफार्मर के पास जाकर उस पर काम करने लगा। काम करते हुए मुझे लगभग 1 घंटा हो चुका था और अब तक मैं 4 बार फ्यूज बदल चुका था। पर हर बार फ्यूज लगाते ही एक बड़ा स्पार्क होता और फ्यूज जल जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दिक्कत कहाँ आ रही है। तो मैं फिर से उस फ्यूज को बनाने में लग गया। मेरा सारा काम का सामान नीचे रखा हुआ था, तो हर बार मुझे नीचे उतरकर अपनी ज़रूरत का सामान उठाना पड़ता था और फिर वापस ऊपर चढ़ना पड़ता था। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी और इसका अंदाज़ा मुझे आसपास के सन्नाटे से लग रहा था। चारों तरफ अजीब सी शांति फैली हुई थी। तभी पास वाले बरगद के पेड़ से ढेर सारे पत्तों के हिलने की आवाज़ आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। मैं सहम के उस पेड़ की ओर देख रहा था, क्योंकि मेरे मन में अब भी मेरी पत्नी की कही हुई बातें चल रही थीं, जिस वजह से मेरे अंदर थोड़ा डर बैठ चुका था। पर फिर मैंने अपना ध्यान भटकाया और फ्यूज़ बनाने लगा। मैंने मन बना लिया था कि इस बार फ्यूज़ नहीं लगा तो मैं अपने घर चला जाऊंगा। मैंने फ्यूज़ दोबारा लगाया और कुछ देर इंतज़ार किया, पर कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे लगा काम हो गया है। तभी एक स्पार्क हुआ और वो फ्यूज़ दोबारा जल गया। मैं अब चिढ़ने लगा था। अरे यार, क्या हो रहा है? मैंने सोचा अब ये काम कल ही पूरा करना पड़ेगा। तो मैं सीढ़ियों से नीचे ही उतरने वाला था कि तभी मुझे किसी के कदमों की आवाज़ आती हुई सुनाई पड़ी। मुझे समझ आ गया था कि वो मेरी पत्नी ही है। तो मैंने मुस्कुरा कर कहा, तो तुमसे इंतज़ार नहीं किया गया ना? मैंने सोचा था देरी हो रही है तो इस ट्रांसफार्मर को कल ठीक कर दूंगा, पर अब तुम आ ही गई हो तो नीचे थैले से तार पकड़ा दो। पता नहीं इस फ्यूज़ को क्या हुआ है, 5 बार ठीक कर चुका हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ खराबी आ जा रही है। हाँ, अरे ये वाली तार नहीं, वो तांबे वाली दे दो। मैं कुछ देर इंतज़ार करता रहा, पर कविता ने मुझे तार नहीं दिया। तो मैंने उससे कहा, अरे क्या करने लगी, तार तो दे दो, फिर कहोगे देरी हो रही है। पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने फिर से बोला, कविता। जब इस बार भी उसकी आवाज़ नहीं आई तो मैंने पलट कर देखा, पर वहाँ मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। नीचे ज़मीन पर देखा तो मेरा टूल बॉक्स भी गायब था। मुझे यह बात बड़ी अजीब लगी। मैंने सोचा कविता मुझे बिना बताए कहाँ चली गई, वो भी मेरा टूल बॉक्स लेकर। तभी मुझे कदमों की कुछ आहट सुनाई पड़ी। वो आवाज़ उस बूढ़े पेड़ के पास वाले घर से आ रही थी। मैं चौंक गया, क्योंकि मुझे वहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था। पर फिर जब मैंने गौर से उधर देखा तो उस घर में कुछ रोशनी दिखी। मैंने सोचा भला ये कैसे हो सकता है, कुछ देर पहले तो वहाँ कोई रोशनी नहीं थी, फिर अब कैसे? फिर मुझे लगा कहीं वो कदमों की आवाज़ कविता की तो नहीं थी। तो मैं सीढ़ियों से उतर गया और कविता को बुलाने लगा, कविता, कविता। पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मुझे लगा घर के पास जाकर देखता हूँ। कविता, तुम अंदर हो क्या? कविता। जब कविता का कोई जवाब नहीं आया तो मुझे थोड़ी चिंता होने लगी। मैंने सोचा भला ऐसी क्या बात हो गई कि कविता मेरा जवाब भी नहीं दे रही है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। वो कह भी रही थी कि ये इलाका ठीक नहीं है, कहीं किसी बदमाश लुटेरे ने तो। मैं इन बातों को सोच ही रहा था कि मुझे घर के अंदर से कुछ बर्तनों के गिरने की आवाज़ आई। मेरा शक अब यकीन में बदल गया। मैं समझ गया कि कविता अंदर ही है और किसी मुसीबत में है। तो मैं फ़ौरन उस घर के अंदर घुस गया, पर अंदर कमरे में कोई नहीं था। मैंने पूरे कमरे को देखा तो ऐसा लगा जैसे ये घर अरसों से खाली पड़ा हो। चारों तरफ मकड़ी के जाले लग चुके थे और दीवार पर काई जम चुकी थी। ज़मीन से तो घास और जंगली पौधे भी उगने लगे थे। मुझे अब ज़्यादा डर लगने लगा था। तभी सामने वाले कमरे में एक रोशनी दिखी। मुझे वो बात अजीब लगी
क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले वहां पर कोई रोशनी नहीं थी। तो मैं उस कमरे के दरवाजे के पास चला गया। उस कमरे की हालत और भी बुरी थी। ऊपर से बदबू इतनी ज्यादा थी कि जान निकल जाए। पर फिर मेरी नज़र कमरे की बाईं ओर गई, क्योंकि रोशनी वहीं से आ रही थी। पर उस वक्त जो मैंने देखा, उस नज़ारे को देखकर मेरा खून जम गया। मैंने देखा अंदर कमरे में एक खटिया है जिस पर कोई आदमी लेटा हुआ है। उसके एक हाथ में जगह जगह पर सुई घुसी हुई थी, जिससे धीरे धीरे उसका खून निकल रहा था। वो सारा खून एक सलाइन की बोतल में इकट्ठा हो रहा था और एक एक बूंद करके एक पतीले में गिर रहा था। उस पतीले के नीचे आग भी जल रही थी, मानो कुछ पक रहा हो। ये सब देखकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी मेरी नज़र पतीले के बाईं ओर गई और वहां मुझे वो दिखी, एक बूढ़ी औरत जो बड़े खुशी से उस खून को पकते हुए देख रही थी। उस औरत को देखते ही मेरी जान निकल गई। मुझे कविता की सारी बातें याद आने लगी और मैं खुद को कोसने लगा कि ना जाने क्यों मैं आज रात ट्रांसफार्मर ठीक करने आया। मेरी धड़कनें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मैं किसी भी पल गिर सकता था। अब मुझे सबसे पहले उस घर से निकलना था। तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। पलट कर देखा तो वो वही औरत थी। उसने मुझे कुछ देर तक देखा और अजीब से हंसते हुए अपनी छड़ी से सामने वाले कमरे की ओर इशारा किया। जब मैंने दोबारा उस कमरे की ओर देखा तो मेरे होश उड़ गए। उस खटिया पर जो आदमी लेटा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि मैं खुद था। डर के मारे मेरी आवाज तक निकलनी बंद हो गई। मैं बस उस खटिया पर खुद को देखे जा रहा था। तभी मुझे उस बुढ़िया की हंसी सुनाई दी। उसकी खून जमा देने वाली हंसी सुनकर मुझे समझ आ चुका था कि अब मेरी जान बचनी मुश्किल है। मैं चाहकर भी वहां से भाग नहीं पा रहा था। तभी मैंने देखा पतीले में खून की बूंदें और तेजी से गिरना शुरू हो गई। मेरा सर धीरे धीरे घूमने लगा था। मुझे अब समझ में आने लगा था कि वो मेरा कोई वहम नहीं था, वो खून मेरा ही था जो रिस रिस कर उस पतीले में इकट्ठा हो रहा था। मैं धीरे धीरे अपनी आंखों के सामने खुद को मरता हुआ देख रहा था। तभी मेरी नजर खटिया के नीचे पड़े मेरे टूल बॉक्स पर गई। मैं समझ गया कि कविता कभी वहां आई ही नहीं थी। वो कदमों की आवाज उसी बुढ़िया की थी। टूल बॉक्स के ठीक बगल में कुछ जले हुए फ्यूज रखे हुए थे। उन्हें देखकर मुझे यकीन हो गया कि मैं बहुत बड़े छलावे का शिकार हो चुका हूँ और अब मेरा बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसके बाद मेरी आंखें एकदम से बंद हो गई और सब कुछ अंधेरा हो गया। मेरी आंखें अगली सुबह खुली। मैं अपने घर में था। तभी मुझे रात की सारी बातें याद आ गईं और मैं डर के मारे उठकर बैठ गया तो देखा कि कविता मेरे पास में ही बैठी है। मुझे जगह देखकर उसने कहा, हाँ, आप ठीक तो हो ना? कविता, मैं यहाँ कैसे? और वो बुढ़िया कहाँ है? बुढ़िया? कौन सी बुढ़िया? वही जो बूढ़े पेड़ के पास वाले घर में थी। कहाँ है वो? कहीं कोई नहीं है। तो तुम घर पर हो? मैं यहाँ कैसे आया? मैं लेकर आई। तुम? हाँ, कल रात तुम्हें देर हुई तो मैं बूढ़े पेड़ के पास गई थी, पर तुम मुझे कहीं नहीं दिखे। तभी मुझे उस टूटे घर से तुम्हारी चीख सुनाई दी। अंदर गई तो देखा तुम एक पुराने से खटिए पर लेटे हुए थे और तुम्हारा टूल बॉक्स भी वहीं पड़ा था। मैंने तुम्हें उठाने की बहुत कोशिश की पर तुम आंख ही नहीं खोल रहे थे। पता नहीं तुम्हें क्या हुआ था। तो तुम्हें वहां मेरे अलावा और कोई नहीं दिखा? नहीं तो क्यों? कुछ नहीं। मुझे नहीं पता कि उस रात मेरे साथ जो भी कुछ हुआ था वो सच था या बस मेरा कोई वहम। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जिंदा कैसे बच गया, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि उस रात जो भी कुछ मैंने महसूस किया वो मौत से कम नहीं था।